नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है आयुषी। आप सभी ने रिक्वेस्ट करी कि हिंदी के लिए जो है आपको नोट्स यहाँ पर और वीडियो प्रोवाइड की जाए हिंदी मीडियम में। तो आप सबके रिक्वेस्ट के मुताबिक ही अब यहाँ पर हिंदी में आधुनिक इतिहास को मैं आपके सामने यहाँ पर पेश करने जा रही हूँ। और ये पूरा लेक्चर आपको हिंदी में सारे नोट्स मिलेंगे, लेकिन आपको मैं समझाऊंगी मिक्स में, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो हम लोगों का ये लेक्चर जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, तो 68 बीपीएससी के लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी लोगों ने इसके सारे के सारे फैक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करना है, सारी चीजों को लिखना है। और इसके बाहर आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की। जितना भी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर कवर अप करना है, एक एक चीज यहाँ पे कुछ भी आपसे जो है छूटा नहीं गा। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को। आप लोग अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा भारतीय इतिहास है, जो हमारा भारतीय आधुनिक इतिहास है। हम लोग सिर्फ यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री को, आधुनिक इतिहास की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्रोत क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि हमारे यहाँ पर जो इतिहास में चीजें लिखी गई हैं वो कितनी सच है। उसके स्रोत भी तो होंगे ना कुछ हमारे पास, हर चीज का सोर्स मांगा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला स्रोत है राजकीय अभिलेख। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आई थी। जो पहले वो आई थी वो व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन व्यापार करने के चलते चलते वो धीरे धीरे यहीं पर ही बस गया करके। तो उन्होंने जितने भी अभिलेख यहाँ पे तैयार किए हैं, 1600 में आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1857 तक की कला अवधि के दौरान जितना भी व्यापार उन लोगों ने यहाँ पर किया है, उनके अभिलेख में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। उनकी हर एक नीति जो है वो लिखित होती थी, हर चीज वो लिखा करते थे। और हर एक व्यवसाय, लेन देन, परामर्श, उनकी कार्यवाही, उनके गुप्त पत्र, हर चीज जो है वो पत्राचार के माध्यम से ही होती थी। जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जो ऐतिहासिक सामग्री है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और उसमें धीरे धीरे वृद्धि होती गई। प्लस ऐसा नहीं कि सिर्फ यही स्रोत है, एक ही स्रोत नहीं, उसके अलावा अन्य स्रोत भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ स्रोतों में मौखिक प्रमाण, सृजनात्मक साहित्य, कुछ पेंटिंग, जैसे कि हम जानते हैं कई बार भारत माता की पेंटिंग हो गई, ये इस प्रकार की पेंटिंग भी हमारे स्रोतों के रूप में काम करती है। और साथ ही साथ पुरालेखीय सामग्री जो है हमारी, जो हमारा पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर संजो कर रखी गई ऐसी सामग्री भी है जो बहुत ही पुरानी है, जो कि स्पेशली क्या है, एंशियंट है। तो आधुनिक भारतीय इतिहास जो है उसके लेखन में पुरालेखीय सामग्री का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जितने भी हमारे यहाँ पर एंशियंट आइटम्स हैं, पुरालेखीय सामग्री हैं, ये ऐसे दस्तावेज होते हैं जिन्हें कोई संगठन, कोई वहां का अधिकारी, संस्था, व्यवसाय, परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि ऐसे ही चीजों को आगे आप उस पर रिसर्च वर्क करने के रेफरेंस में यूज करते हैं। ठीक है, इन्हीं को आप ऐतिहासिक अनुसंधान और नियोजन के संदर्भ में उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस इन माध्यम से हम कहते हैं कि हमारे पास ये सारी चीजें तैयार है। हमें ये पता चलता है कि उस समय जो है क्या क्या गतिविधियां हुआ करती थी। देखो, अगर मैं बहुत एक ब्रॉड वे में बात करूं, व्यापक रूप में बात करूं, तो आधुनिक काल के लिए जितना भी राजकीय अभिलेख था, जो वहां पर राजकीय समझते हैं ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैयार किया था, उसके चार जो है प्रकार हैं। पहला है केंद्र सरकार का, दूसरा है राज्य सरकार का, तीसरा है मध्यवर्ती और अधीनस्थान प्राधिकरण और न्यायिक अभिलेख। चार प्रकार से यहाँ पर है। और केंद्र सरकार की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो केंद्र सरकार के है यहाँ पर जो नई दिल्ली में यहाँ पर राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के अधीन जो यहाँ पर है, उसमें सारी जगह पे पुरालेखों को सहेज करके रखा गया है। प्लस वहां पर 18वीं शताब्दी के वर्तमान में यहाँ पर सारी चीजों की एक अटूट श्रृंखला भी देखने को मिलती है। नई दिल्ली में यहाँ पर आप कभी भी आए और कभी भी ऐसे म्यूजियम्स को विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें यहाँ पर कितनी सारी प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं राज्य सरकारों को क्या पूरा लेख चल रही है, तो देखो, राज्यसभा सरकार के पास भी यहाँ पर
जो भूतपूर्व ब्रिटिश प्रांत थे यहाँ पर, ऐसे राज्य जिनको 1947 के बाद भारत में शामिल किया गया। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी विदेशी प्रशासन से यहाँ पर मिलने वाली तो काफी सारी सामग्री के रूप में हमें बहुत सारी चीजें इकट्ठा हुई मिलती हैं। और अगर मैं न्यायिक अभिलेख की बात करूं यहाँ पर, तो न्यायिक अभिलेख में यहाँ पर जो न्याय से संबंधित चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर का कोर्ट यहाँ पे होना, 1689 ईस्वी के प्रारंभ पर जो बहुत सारे ऐसे न्यायिक पुरालेख अवेलेबल हैं। जैसे और एग्जाम्पल है अगर हम, तो आप लोगों ने पढ़ा है रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 का। इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही हमारे यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट बनाया। उस सुप्रीम कोर्ट में भी जो चीजें वहां पे हुई, उनके एविडेंसेस, उनके प्रूफ हमें आज भी देखने को मिलते हैं। प्लस प्रकाशित अभिलेख भी देखने को मिलता है। प्रकाशित अभिलेख क्या है? जो उस समय की क्या होती थी, जो उस समय पर न्यूज़पेपर पर पब्लिश होते थे। आप लोगों ने सबने सुने हैं, केसरी, मराठा, नवजीवन, बहुत सारे न्यूज़पेपर के नाम सुने हैं ना। वो न्यूज़पेपर भी तो आज रखे हुए हैं ना संभाल के। ऐसे न्यूज़पेपर जो है ना, वेस्ट बंगाल की एक सोसाइटी है जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो वो बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है ना, वहां पर आज भी सहेज के रखे गए हैं। आप कभी वहां जाती हैं तो जरूर आपको देखने को मिलेंगे। आज भी उनको सहेज के वहां पे रखा गया है। तो जो भी हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा न्यूज़पेपर या जितनी भी मैगजीन्स एडिटर्स पब्लिश होते थे, और भारत सरकार के जो भी होते थे, तो वो सब कुछ आज भी वहां पे देखने को मिलते हैं। वही हमारे स्रोत की तरह काम करते हैं। प्लस कुछ निजी पुरालेख हैं, ऐसे जो कि व्यक्ति और परिवारों ने अपने आपस में यहाँ पे लिखे हैं। राष्ट्रवाद जब आंदोलन चल रहा था हमारे भारत में, तो हमारे भारत के बहुत सारे प्रमुख नेता हैं, उन्होंने नई दिल्ली के जो स्थित है वहां पर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी में आज भी देखने को ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। मैंने तो ये देखा भी हुआ है। तो ये सारी चीजें आज भी नेहरू प्लानिटेरियम, नेहरू म्यूजियम, वहां पर सारी चीजें रखी हुई हैं कि उस समय इस तरीके से न्यूज़पेपर हुआ करते थे, उनसे जुड़ी हुई ये चीजें हुआ करती थी। सारा चीजें वहां पर आज भी संजो कर रखा गया है। और विदेशी संग्रहालय भी हैं हमारे यहाँ पर, जो मतलब भारत के इतिहास से जुड़ी हुई, वहां पे संबंधित काफी सारी जो है वो सामग्री रखी हुई है। जैसे यूरोप में अगर मैं बात करूं, तो यूरोप में संग्रहालय बना हुआ है जो कि भारतीय का महत्व रखता है यहाँ पर। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड के नाम से भी बहुत सारे पुरालेखीय समूह है जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो विदेशों में संग्रहालय है। वहां से भी हमें पता चलता है कि उस समय जो है वो क्या क्या गतिविधियां देखने को मिलती हैं। प्लस जो आप लोग जानते हैं, बहुत से लोगों ने अपनी जीवन साहित्य लिखा है, अपना संस्मरण लिखा है, अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। जैसे बहुत से लोगों ने अपनी बायोग्राफी को लिखा है, अपनी जीवनी को लिखा है, कईयों ने अपनी खुद से लिखी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी हमें पता चलती है कि उस समय जो है कौन कौन सी यात्राएं करने कहाँ पे लोग जाते थे। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं उस समय। हमें एक झलक प्रोवाइड करती है ये सारी चीजें कि अच्छा उस समय इस प्रकार की चीजें हुआ करती थी, या उस पर्सन के साथ ऐसा हुआ, उनको जेल में बंद करा गया, उनको जेल में ये डायबिटीज की बीमारी हुई। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ बाल गंगाधर तिलक जी की, तो उन्होंने, उनको यहाँ पर डायबिटीज की बीमारी हुई, उसके बाद फिर उनकी मृत्यु हो जाती है 1920 में। तो ये सब चीजें हमें पता चलती है क्योंकि लिखी गई हैं वो चीजें। लिखी नहीं होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि उनकी डेथ की रीजन क्या है। हमें यही लगता कि उनको सीधा जो है वो जेल में बंद करने के बाद यहाँ पर आए तो उनकी हालत बिगड़ गई। अरे क्यों बिगड़ गई, वो रीजन भी हमें पता चला ना ऐसी चीजों को पढ़ने के बाद। ऐसे ही व्यक्तिगत अभिलेखों की बात करें, कई ऐसे यात्री, व्यापारी, मिशनरी और सिविल सर्वेंट होते हैं जो इन शताब्दियों में भारत आए थे, है ना। तो उन्होंने भी यहाँ पर अपनी छाप छोड़ी है, उन्होंने भी यहाँ पर आकर लिखा है। बहुत सारे मिशनरीज जो कि ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए आए थे, जैसे ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सबसे पहले जो भारत आए थे वो सेंट थॉमस आए थे 729 में, बहुत साल पहले आए थे। ये तो आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इस तरीके की चीजें वो आए थे ना, वो भी अपना यहाँ पर कुछ ना कुछ बुक्स लिख करके गए हैं। तो वो चीजों से हमें पता चलता है कि उस समय का वातावरण, उस समय की चीजें किस प्रकार से हुआ करती थी। प्लस जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनको बड़ा शौक था घूमने फिरने का। तो जैसे जॉर्ज फॉरेस्टर ने, उन्होंने अपनी यात्रा लिखी यहाँ पर 1783 में, जब वो बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर, नादौन, कश्मीर, इन सब की यात्रा करने गए। और जब वो काबुल, कैस्पियन सी, सेंट पीटर्सबर्ग होकर के इंग्लैंड वापस गए, तो उन्होंने यहाँ पर भारत की राजनीतिक दिशाओं के बारे में काफी सारी जानकारी प्रदान करी। राइट, तो ऐसे ही जो है बहुत सारे और जो यात्री हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर काफी सारी चीजों के बारे में बताया है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं और आपको यहाँ पर ऑप्शंस दूं, मतलब एग्जाम्पल दूं, तो विक्टर जैकमोंट, कैप्टन लियोपार्ड इत्यादि, ये सबके काफी सारे प्रमुख नाम हैं। तो ये मैं आपको एक बेस तैयार कर रही हूँ कि ये सब जो हम पढ़ने वाले हैं आज के टाइम पे, जो हम चीजों को आगे कवर अप करेंगे पूरे लेक्चर को, उसमें कौन कौन से लोगों ने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया है ये सब पढ़ने में। ठीक है, तभी तो हमें पता चला, वरना हमें क्या पता उस समय क्या हुआ था, है ना। ना आप थे ना मैं थी, लेकिन है, ऐसी बुक्स है ना, ऐसे स्रोत तो है ना हमारे पास।
जैसे और समाचार पत्र और पत्रिकाएं, जैसे कि सबसे पहला भारत के अंदर, नोट करिए सब लोग इस चीज को, 1780 में भारत का पहला न्यूज़पेपर प्रकाशित किया गया था, बंगाल गैजेट, या फिर इसका नाम था कलकत्ता जनरल एडवाइजर। भारत का पहला न्यूज़पेपर 1780, जेम ऑगस्टस हिक्के ने इसको एस्टैब्लिश किया था। नोट करेंगे सब लोग इस चीज को। और उसके बाद से द कलकत्ता गैजेट, बंगाल जनरल, ओरिएंटल मैगजीन, कोलकाता अम्यूजमेंट, ऐसे बहुत सारे प्रकाशन आगे चल के बनते गए। तो ये सब नाम आपको नोट करने हैं। आपसे फर्स्ट वाला जो है, ये वाला बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्रेस एक्ट आता है, और उसके बाद 1835 से यहाँ पर 1856 तक जारी रही। देश में समाचार के पत्रों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया था। तो सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने द हिंदू स्टार्ट करी। स्वदेश मिलन, बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर करासी और महराठा, ये मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बंगाली, दादा भाई नेहरू जी ने वॉइस ऑफ इंडिया, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, गांधी जी ने हरिजन, नवजीवन, ऐसे करके बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे उस समय के न्यूज़पेपर्स को स्टार्ट किया गया। और ये न्यूज़पेपर्स हमें जानकारी देते हैं कि उस समय का जो हमारा किस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उस समय का क्या माहौल रहा था, वो हमें यहाँ से पता चलता है। फिर उसके बाद अगर विदेशों के प्रकाशन की बात करूं, अभी मैंने आपको भारत का प्रकाशन बताया, अब विदेशी प्रकाशन को देखो, जैसे श्याम कृष्ण जी वर्मा, इन्होंने लंदन के अंदर इंडिया सोशलॉजिस्ट इसका प्रकाशन किया। ऐसे ही मैडम भिकाजी कामा, सुना होगा आप लोगों ने इनका नाम। मैडम भिकाजी कामा में तो दिल्ली में एक इनके नाम को डेडिकेटेड जगह भी है। इन्होंने पेरिस के अंदर स्टार्ट किया था वंदे मातरम। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में तलवार, ऐसे सब नाम। देखो आप लोग ये लिखते जाइए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने एग्जाम उसमें, अपने नोट्स के अंदर एक अलग से सेक्शन बना लो न्यूज़पेपर का। हिंदी इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लिखो न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, और लिखना शुरू करो सारे नाम जितने भी मैं बता चुकी हूँ अब तक, चाहे वो विदेशी है चाहे वो कहीं पर भी है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, फटाफट ब्रैकेट में लिखे लंदन, और वहां लिखे भिखाजी कामा, ब्रैकेट में लिखे पेरिस, और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ब्रैकेट में लिखे बर्लिन। ठीक है, मेरी वीडियो को पॉज करो और नोट सारी चीजें करते रहो। फिर उसके बाद जो है, यहाँ पर धीरे धीरे करते करते नवीन साहित्य केंद्रों का भी यहाँ पर जो है सृजनात्मक होने लगा। धीरे धीरे जो है चीजें बढ़ती गई और ज्यादा इंप्रूव होती गई। जैसे उर्दू में मोहम्मद इकबाल, हिंदी में निराला, बंगाल में काजी नजरुम इस्लाम, मलयालम में जय शंकर कुरु, सुब्रमण्यम भारती, तमिल में ये, इन सब ने जो है इसको आगे जो है और ज्यादा इसको अपना एक नयापन हासिल दिया। जो यहाँ पर कविताएं हुआ करती थी हमारी आजादी की कविताएं, उनको नए रूप में यहाँ पर हासिल करके हमें बताया। इसी प्रकार से जो आपको मैं आज नोट्स बता रही हूँ, ये बिल्कुल अपडेटेड और नवीनतम तरीके से पूरे बताए गए हैं, कि इसमें नई तरीके से चीजें आपको पूरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इंडो यूरोपियन जितना भी यहाँ पर हुआ, उन सब में ये सारी चीजें धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, उस समय का अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बंगाल के उपन्यासकार, जैसे कि एक नाम था बंकिम चंद्र चैटर्जी, ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। इनकी आनंद मठ इन्होंने लिखी थी, बहुत फेमस हुई थी। और यहीं से हमने अपना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये भी हमने यहीं से लिया है। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, सब प्रकार सब हर हर व्यक्ति इनसे भली भांति परिचित है। ये भी एक उपन्यासकार थे, जो कि उर्दू और हिंदी में बहुत सारी कहानियां लिखा करते थे। इन्होंने यहाँ पर अगर कविताओं की बात करें, तो इन्होंने साहित्य में भारत को एक अलग पहचान दी है। इन्होंने रंगभूमि लिखा, इन्होंने जो है कफन, पूस की रात, ऐसी जो है छोटी छोटी कहानियां, बड़ी बड़ी कहानियां इन्होंने लिखी है। आर के नारायण ने यहाँ पर स्वामी एंड फ्रेंड्स, ऐसी चीजों को इन्होंने काफी ज्यादा लिखा है। और ऐसे ही आप एक जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को, ये तो आप जानते हैं, पोस्ट मास्टर, काबुलीवाला, ये सारी चीजें, इनको तो नोबेल प्राइज भी यहाँ पर मिला हुआ। ईयर लिखेंगे सब लोग, 1913 में साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए इनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया था। लिखिए इन सबको यहाँ पर, सारी फैक्ट्स को। तो ये सब नाम आप लोगों को यहाँ पर नोट करने हैं। और उसका एक और एग्जाम्पल है चित्रकला। उस समय चित्रकला भी बहुत पॉपुलर हुआ करती थी। ठीक है, जैसे कि जो है उस समय की जानकारी देती थी, कुछ ना कुछ पेंटिंग्स लिखिया करती थी। एक था कंपनी चित्रकला, कंपनी पेंटिंग्स, जो है यहाँ पर यूरोपियंस के लिए एक विशेष प्रकार की भारतीय चित्रकारी का उपयोग किया जाता था, जो कि यूरोपियंस बहुत पसंद किया करते थे। यूरोपियन से मेरा मतलब सिर्फ ब्रिटिश नहीं है। यूरोप में आपके जो सारी पावर्स हैं, चाहे पोर्चुगीज हो, डच हो, ब्रिटिश हो, डेन्स हो, या फिर फ्रेंच हो, ये सब शामिल होते हैं इसके अंदर। सारे के सारे लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। इन्होंने सब लोगों ने यहाँ पर जो है वो इसको
कंपनी की चित्रकला का विकास किया था। ये तब यहाँ पर आई थी चीज, जब यहाँ पर धीरे धीरे करते करते मुगल एम्पायर और राजपूत का जो यहाँ पर एम्पायर है वो धीरे धीरे यहाँ पर खत्म हो गया था। और फिर जो है भारतीय कलाकार यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट बनाना, सर्वेक्षण का ब्लूप्रिंट खाका होता है ना, एक मैप ब्लूप्रिंट तैयार करना, ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पर बढ़ानी शुरू कर दी थी। और ये सब जो है ये सब काम यहाँ पे करवा के जब वापस जाते थे इंग्लैंड वाले, तो ये एक निशानी के रूप में ले जाते थे इसको। जैसे 1760 के आसपास मुर्शिदाबाद से कई चित्रकार पटना आ गए थे, और 18वीं शताब्दी के अंत तक पटना 11 केंद्रों का मुख्यालय बनाया गया था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को विभाजित कर लिया। कंपनी स्कूल की चित्रकारी शैली पटना स्कूल के तौर पर भी जानी जाती थी, स्कूल के रूप में भी इसको बोला जाता था। इसके अंदर जो है बहुत सारी अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स भी किया करते थे, सिंगल नहीं, बहुत सारी पेंटिंग, पेंसिल से बनाना पेंटिंग, कार्टून्स बनाना, बाजार को दिखाना। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, उसमें भी इन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स बना के ये दिखाया था कि किस प्रकार से ये तस्वीरें देखने को मिलती है, चित्रकला क्या है उसके अंदर। तो धीरे धीरे करके जो है वो दिन, जो हम प्रतिदिन एक्टिविटीज करते हैं, उन सबको यहाँ पर लिखना गया था। 1857 के थोड़े समय पश्चात ही कलकत्ता और मद्रास में कला स्कूल खोले गए थे, जिसमें इसको स्पेशली ट्रेन किया जाता था। आज भी होते हैं ना, आर्ट स्कूल्स होते हैं ऐसे ही, इसके लिए अलग से पाठ्यक्रम होना। ब्रिटिश रॉयल अकेडमी, उन्होंने इस पर अपने हिसाब से तैयार किया था। ऑयल रंगों के कैनवास पर वाटर कलर का इस्तेमाल करके ये नई नई चीजों को यहाँ पर बनाते थे। और ऐसे ही मैं आप एक एग्जांपल दूं यहाँ पर, अवनिंद्रनाथ टैगोर जो है, ईवे हेबोल और आनंद केंटिश कुमारस्वामी, इन सब ने यहाँ पर बंगाल स्कूल को यहाँ पर काफी एस्टेब्लिश किया था। अवनिंद्रनाथ टैगोर वही है जिन्होंने भारत माता की जो पेंटिंग है आज हम देखते हैं, उसकी प्रेरणा यहीं से ली गई है। तो ये थे आपके यहाँ पे सारे स्रोत। आई होप सबको स्रोत क्लियर हो गए होंगे कि हम सब जो ये बातें पढ़ रहे हैं ये कहाँ कहाँ से चीजें आई हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा इतिहास है उसमें लेखन के प्रमुख उपागम क्या है, जो लेखन यहाँ पे किया गया है इसके प्रमुख उपागम कौन कौन से कहे जाते हैं। तो देखो इसके अंदर, अगर मैं ब्रॉड रूप में बात करूं, व्यापक रूप में, तो इसके 4 प्रकार से हैं यहाँ पर। एक है औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और अप्राश्रित। देखो सबसे पहला अगर मैं बात करूं यहाँ पर, वो है औपनिवेशिक उपागम। औपनिवेशिक उपागम क्या होता है? ये इतिहास कार्य 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक औपनिवेशिक देशों के इतिहास से संबंधित होता है, और दूसरा कार्य इसी की ओर इशारा करता है। देखो क्या होता है, औपनिवेशिक विचारधारा होती है ना, जैसे कि जेम्स मिल हो गए, माउंट स्टुअर्ट हो गए, विंसेंट स्मिथ, इन सब के द्वारा लिखा गया भारत का इतिहास जो है, अगर उन लोगों ने लिखा है इसको, तो उसको औपनिवेशिक उपागम के रूप में जाना जाता है। दूसरा इसी को कहते हैं औपनिवेशिक, मतलब जो यहाँ पर राज करके गए हैं उनके द्वारा किया गया। और एक आता है राष्ट्रवादी उपागम, जिसमें क्या होता है कि राष्ट्रवादी उपागम जो है धीरे धीरे आगे पनपता गया। इसमें जो है भारत के लोग और जो उनके इतिहास के अभिलेख है उसकी औपनिवेशिक झूठी निंदा को यहाँ पर जो है वो दर्शाया गया था। राष्ट्रवादी उपागम जो होता है वो मुख्य रूप से भारत का इतिहास, भारत के प्राचीन और मध्यकालीन के युग का जो भी वर्णन है, उसमें वो सारा हमारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं उन्होंने यहाँ पर इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। राइट। ऐसे ही हमारे यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, यहाँ पर दादा भाई नेहरू जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, आप इनको जानते हैं। एम जी राणा डे, जीवी जोशी, आर सी दत्त, के टी तलांग, गोपाल कृष्ण गोखले, डीवाई वाचा, ये भी पढ़ेंगे इनके बारे में, आपको मैं डिटेल में बताऊंगी इन सब के बारे में। इन सब ने भी यहाँ पर, जो कि राष्ट्रवादी गैर अकादमिक थे, इन्होंने भी यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सप्लेन करा है, कि इन्होंने आलोचना करी है एक तरीके से। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, दादा भाई नेहरू जी को सब जानते हैं। दादा भाई नेहरू जी ने यहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ एक बुक लिखी थी, और उस ड्रेन ऑफ वेल्थ बुक में उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से भारत से जो वेल्थ है वो यहाँ से निकल करके ब्रिटेन की सरकार के पास पहुंच रही है। तो उसे ही हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो मैं आपको आगे भी बताऊंगी, अभी अभी आगे आएगा उनके बारे में डिटेल। ऐसे ही हमारी यहाँ पर आती है मार्क्सवादी धारा। ठीक है जी, ये आपने फर्स्ट वाली पढ़ी इसके अंदर, जो कि उपनिवेशिक थी, जो उपनिवेश काल में लिखी गई थी। फिर राष्ट्रवादी उपागम उपागम जिसने उपनिवेश काल को यहाँ पर निंदा करते बताया था। फिर ऐसे ही आता है मार्क्सवादी उपागम, जिसमें जो है भारतीय इतिहास के वो क्षेत्रों को यहाँ पे लिखा गया है जो मार्क्सवादी को सपोर्ट करते थे। उन सब ने जो है यहाँ पर लिखा है, उन्होंने यहाँ पर जो एक एनालिसिस है वो अपना पूरा यहाँ पे लिखा है। इन्होंने यहाँ पर जितने भी संघर्ष हुए हैं, जितना भी विरोध हुआ है, हर एक चीज को स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख करके बताया है।
और इसी तरीके से हमारा लास्ट आता है इसके अंदर, वो है अधीनस्थ और आश्रित उपागम। इस अधीनस्थ और आश्रित उपागम की वो श्रृंखला है जिसमें जिसमें जिसे शुरुआत में रंजीत गुहा ने संपादकत्व में प्रकाशित किया था, और धीरे धीरे करते करते इसको मौजूदा इतिहास में आलोचक के रूप में इसको दिखा दिया गया है। इसके जो उपागम्स लिखे गए हैं वो धीरे धीरे करके ये बता दिया गया है कि इसका जो झुकाव है वो किस तरफ है। और आज के समय में जो इनका झुकाव है वो अभिजात्य वर्ग जो होते हैं उनकी तरफ ज्यादा रहा है। ऐसे ही संप्रदायवादी उपागम है जिसके तहत यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम में मतभेद, उनकी संघर्ष, उनकी लंबी कहानी यहाँ पर लिखी गई है। हिंदू और मुस्लिम में स्थायी रूप से शत्रुता जो होती है उसके बारे में लिखा गया है। इसमें सारे जो कड़वे बाती हैं उनको भी यहाँ पर लिखा गया है। ये विचार सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतिहासकारों ने अपने हिसाब से लिखा, इसमें इन्होंने हर चीज को यहाँ पर, उग्रवाद, विश्वात, हर एक चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जबकि कैम्ब्रिज स्कूल के है जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है, कैम्ब्रिज समुदाय जी की भाई उपनिवेश काल जो था उसके अंदर भारतीय समाज जो है वो काफी ज्यादा जो है क्षैतिज रूप से और लंबत रूप से यहाँ पर चरितार्थ हुआ था। तो उसमें उन्होंने काफी ज्यादा शत्रुता प्रतिस्पर्धा को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, गुट समाज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। उदारवादी उदारवादी ने यहाँ पर जो है 1990 के दशक के बाद, इसको 80 के दशक के बाद शुरू किया। केन एंड हॉपनिक्स, पेट्री ओ ब्राइन, डेविस और हटन बैगन, इन सब ने यहाँ पर जो है उदारवादी जो चीजें हैं जिसमें दृष्टिकोण के ऊपर प्रश्न उठाना शुरू करे और एक्सप्लेन करना कि शुरू किया कि किस तरीके से उपनिवेशवाद ने भारतीय समाज को आर्थिक शोषण यहाँ पर किया है, और ये आर्थिक शोषण हमारे देश के लिए फायदेमंद नहीं था। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने नारीवाद उपागम, ये भी आप लोगों ने बिल्कुल देखा होगा कि किस तरीके से महिलाओं के आंदोलन को कैसे आगे योगदान दिया जाए। इन्होंने यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर लेख लिखे हैं, जैसे कि B.R. नंदा ने इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी, ऐसी चीजों को लिखा। महिलाओं की जो अत्यंत दयनीय स्थिति आप सब जानते हैं, आज आज के समय में भी है दयनीय स्थिति, लेकिन जो उस समय की दयनीय स्थिति हुआ करती थी उसी को यहाँ पर इन्होंने और तरीके से ये समझाया है दयनीय स्थिति को, कि किस प्रकार से ये स्थिति है। जैसे कि पंडिता रमाबाई है यहाँ पर, पंडिता रमाबाई ने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करा है। मदर इंडिया ने यहाँ पर, मदर इंडिया लिखी गई है इनको कैथरीन मेयो द्वारा। ये सब नाम लिख लीजिए, आप वेट मत करिएगा, ये सब नाम आप लिखते जाइए साथ साथ। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे लिखी गई हैं, इन सब ही चीजों में इनको लिखा गया है ताकि क्या हो, लोगों को सच्चाई का यहाँ पर पता चले। तो देखो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फैक्ट्स। अब हम यहाँ पे ये समझना शुरू करेंगे कि जब भारत में यहाँ पे यूरोप आया, आप भी जानते हैं अभी भारत जो है पहले मुगलों के अधीन रहा है, पहले उससे पहले दिल्ली सल्तनत रही, मुगलों के अधीन रहे। मुगलों के अधीन होने के बाद भारत में पहली यूरोपियन अगर मार्केट आई है, यूरोप से पहली बार जो भारत के अंदर यहाँ पर आई हैं, जिन्होंने यूरोप में स्टार्ट करा है, वो है पुर्तगाली। सबसे पहले पोर्चुगीज जो है वो भारत में आते हैं, आप भी सब जानते हैं इनका नाम, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले वो केप ऑफ गुड होप होते हैं। देखो जो हमारा यहाँ पर जो पोर्चुगल कुछ इधर सा है ना, पोर्चुगल नीचे होते हुए यहाँ पर नीचे साउथ अफ्रीका में एक आता है केप ऑफ गुड होप। केप का मतलब क्या होता है, साउथ। जैसे इंडिया का साउथ पॉइंट क्या है, अगर मैं बोलूं इंडिया का साउथ पॉइंट, आप बोलोगे कन्याकुमारी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन कन्याकुमारी में कौन सी जगह, वो है केप कैमोरिन। तो केप का मतलब आप याद रखेंगे साउथ होता है, तो वो केप ऑफ गुड होप, एक्चुअली में गुड होप नाम भी नहीं था इसका, एक्चुअली में ये था कि केप जो है ये पहले इसका नाम यहाँ पर रखा नहीं गया था, वो तो जब यहाँ पर पता चला कि ऐसे ऐसे है, यहाँ पर हम जो है भारत के रास्ते, यहाँ पर भारत की तरफ पहुंच सकते हैं सीधे रास्ते से, तो यहाँ पर डिसाइड किया गया कि नाम रख लिया जाएगा केप ऑफ गुड होप। तो फाइनली यहाँ पर 17 मई 1498 को जो है वास्को डिगामा कैलिकट पहुंच जाते हैं। ठीक है, वास्को डिगामा कैलिकट पहुंचते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ये कैलिकट क्या चीज है। देखो कैलिकट आज नहीं है, देखो कैलिकट है लेकिन इसका नाम चेंज हो चुका है। ये केरल के अंदर एक जगह है और अब इसका नाम क्या हो गया है, कोजी कोड़े। अब इसका नाम रख दिया गया है कोजी कोड़े, केरल के अंदर, जहां से पोर्चुगल्स सबसे पहला यहाँ पर आए थे। और ये बिल्कुल पास में किसके है, लिख लीजिए, इसके पास में बिल्कुल एक बीच आती है जिसका नाम है कप्पड़ बीच, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जगह हुआ करती थी मसालों के लिए। तो फिर यहाँ से शुरुआत होती है चीजें। और जो पोर्चुगीज यहाँ पर आए थे उनका एक स्पष्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था कि हम व्यवसाय करने भारत आए हैं। ठीक है, ये बता रहे थे वो
लेकिन उनका मेन एजेंडा क्या था, उनका मेन फोकस क्या था कि ईसाई धर्म का प्रचार करो और भारतीयों को ईसाई के रूप में परिवर्तित करो और वहां पे प्रतिस्पर्धा लेके आओ, और ताकि जो अरब है वहां पे, जो अरब वहां पे इतना ज्यादा कंट्रोल किए बैठे हैं, उनको क्या करो, उनको वहां से खदेड़ो और फिर यहाँ पे मुनाफा कमाने की कोशिश करो। वो इस ऑब्जेक्टिव से आए थे एक्चुअली में। तो पुर्तगालियों ने जिस समय भारत के अंदर आगमन किया था, उस समय पूर्वी व्यापार को हासिल करने की उनकी पूरी कोशिश थी। यहाँ पर वो गुजरात के सिवाय सारी की सारी जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी, वो वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे। गुजरात के अलावा बाकी सब जगह पे जो है वो काफी अच्छा शासन चल रहा था, छोटी छोटी शक्तियां भी यहाँ पर थी। तो ऐसी कोई भी शक्ति नहीं थी जिसके पास नौसेना शक्ति हो। हर एक के पास क्या थी, आर्मी सबसे ज्यादा था, एयरफोर्स तो उस समय थी भी नहीं एप्लीकेबल। बेसिकली सबसे ज्यादा किसका दबदबा हुआ करता था, आर्मी का। तो आर्मी के दबदबे में तो था, उनको ऐसा पता है कि ये सब जो चीजें चल रही है यहाँ पर, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी के पास नेवी है नहीं, नौसेना तो है नहीं। तो जब यहाँ पर अरब व्यापारी और जहाजों के मालिकों का संबंध था, उन्होंने यहाँ पर क्या डिसाइड करा कि हिंद महासागर जो इंडियन ओशन है वहां पर अपना वर्चस्व जो है वो कायम करना है। तो इस वजह से यहाँ पर पुर्तगाली संगठन और एकता की बराबरी वो कर नहीं सके, और इसी तरीके से जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, अक्टूबर 1502 में वो फाइनली जो है कैलीकट आते हैं। और फिर उसके बाद जो है ये सब जब वो पहुंचना शुरू करते हैं यहाँ पर, जैसे ही वो इस तरफ जगह पे पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते जब वो इधर आ जाएंगे, तो पुर्तगाली की तरफ से यहाँ पर जो है उनको रिसीव करने के लिए भी, और भारत की तरफ से भी उनको एक सुसज्जित बेड़ा बेड़ा भेजा जाता है उनके पास। कैलीकट में एक हिंदू शासक का रूल चल रहा था जिनका नाम है जयमुरिन। ठीक है, जयमुरिन। हालांकि पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित नहीं थे, वो सब कोई भी यहाँ पर चिंतित नहीं थे। जब जयमुरिन ने अपनी बंदरगाह से मुसलमान व्यापारी को हटाने से मना कर दिया था, तब पुर्तगालियों ने वहां पर गोलीबारी भी शुरू कर दी थी। और इसी के पश्चात जो है पुर्तगालियों ने बहुत चतुराई से कोचिन और कैलीकट की शत्रुता का लाभ उठाया, और कोचिन के राजा को मालाबार के क्षेत्र में पहला किला बनवाया यहाँ पर। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसी चीजें बढ़ने लगी। फिर 1509 तक आते आते पुर्तगालियों ने मिस्र के जो शासक है ममलूक, उनके द्वारा भेजे गए जितने भी जहाजी बेड़े थे उनको सबको हरा दिया। और फिर यहाँ पर जो दीव है, दमन एंड दीव है ना हमारा, दमन एंड दीव का जो दीव है यहाँ पर, वो दीव में अपना क्या कर लिया, अधिकार जमा लिया। और धीरे धीरे करते करते 1510 तक, अभी आप देखो समझो इस चीज को, 1498 में यहाँ पर वो आना शुरू करते हैं। 1498 के बाद 1509, और 1509 के बाद सीधा 1498 पहले आया, फिर 1509, फिर 1510 तक आते आते गोवा को हासिल कर लेते हैं। और गोवा को कब छोड़ के जाते हैं, 1961 में, ऑपरेशन विजय। 19 दिसंबर ऑपरेशन विजय 1961 में फाइनली ये छोड़ के जाते हैं, उससे पहले नहीं छोड़ के जाते। फिर इसके बाद जो भारत पुर्तगाली है उनका सूत्रपात भी देखेंगे, यहाँ पर होता क्या है। भारत और पुर्तगाल का एक नया इतिहास कब शुरू हुआ, एक्चुअली में 1505 में, जब पुर्तगाल ने यहाँ पर आए, और पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए यहाँ पर एक गवर्नर तक नियुक्त कर दिया। अब हमसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि भारत में पहला गवर्नर किसको नियुक्त किया जाता है। देखो भाई, नाम लिख लीजिए, फ्रांसिस्को डा अल्मीडा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। सबसे पहले थे जिसमें भारत को यहाँ पर भेजा गया था, भारत में पुर्तगाली की तरफ से, कि यहाँ पर जाकर के आप अपना पूरा एक दबदबा बनाना शुरू करो। ठीक है, और धीरे धीरे करते करते अदन, आमूच, मलक्का, इन सबको जब्त करो, और मुस्लिम व्यापार को बंद करने का निर्देश दिया गया था कि भाई अरब के साथ जो है कोई व्यवहार जो है नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर अल्मीडा के बाद नेक्स्ट आते हैं फ्रांसिस्को अल्फांसो डी एल्बर्क्यू। लिख लो इनका नाम, सेकंड गवर्नर लिखो, अल्फांसो डी एल्बर्क्यू, जिन्होंने यहाँ पर भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अब सेकंड नंबर पे आए थे। इनकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, कि भाई क्या करना है, ये हिंद महासागर की राजनीति खेलते थे। तो यहाँ पर इन्होंने जो है, इनका एक्चुअली मैं कहूंगी कि ये एक्चुअल पर्सन थे जिन्होंने जो है पोर्चुगीज की, हम कहते हैं ना, नींव रखी, ये थे वो पर्सन। इनको 1509 में लेके आया गया। ठीक है, और 1515 तक रहे थे ये। तो यहाँ पर इन्होंने काफी भूमिका निभाई थी। इन्होंने जो है 1510 में, जो मैंने बताया ना, गोवा इन्होंने हासिल किया था। इन्होंने बीजापुर से गोवा छीनकर अपनी वहां पे रख ली। गोवा एक नेचुरल पोर्ट की तरह है, नेचुरल बंदरगाह की तरह काम करता है ना, वहां पे एक रिवर भी फ्लो करती है, जुआरी।
ठीक है। मैं एक तरीका बता देती हूँ, जो गंगा ये सॉरी गोवा के अंदर जो रिवर फ्लो करती है जुआरी, इसको कैसे लर्न करोगे। देखो, इसको दिल से मत लेना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ। दिल से मत लेना इस बात को। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो गोवा है, गोवा में जो है अगर आप जाते हो तो आप किस लिए जाओगे, मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार लोग कहते हैं कसीनो में जाएंगे। कसीनो क्या होता है, वहां पे जुआ खेलते हैं, जुआ का मतलब जुआरी। ठीक है। ऐसे याद करने का तरीका है, इसको दिल से मत लेना, भावनाओं में मत बहना, मैं सिर्फ याद रखने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो। और वहां पर जो है स्मारक स्थल भी उन्होंने ले लिया था। तो 1515 में उन्होंने मलक्का कुर्रम, ईरान में, ईरान के अंदर भी उन्होंने अपना पुर्तगाली आधिपत्य स्थापित कर दिया था। ठीक है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने कोशिश करी कि पहले जो है भारत के पश्चिमी भारत के एरिया में चौल, दीव, ईसालसेट, बेसिन, कैंगागौर, मैंगलोर, इन सब जगह पर इन्होंने कारखाने, फैक्ट्रीज जो है वो खोलनी शुरू कर दी थी। तो इस तरीके से इन्होंने ये बनाना शुरू किया। और फैक्ट्रीज का इन्होंने दुर्गीकरण, फैक्ट्री जो बनी हुई है उसके आसपास जो है किलाबंदी करना, वो भी इन्होंने शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर जब बंगाल का एक शासक था महमूद शाह, उन्होंने जब ये बोला 1536 में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी, तो यहाँ पर अकबर की अनुमति के बाद उन्होंने हुगली में, और शाहजहां का फरमान लेने के बाद इन्होंने बुंदेल में कारखाने खोलने शुरू कर दिए थे। ठीक है। तो ये सब इन्होंने धीरे धीरे करना यहाँ पर शुरू करा। अभी मैं सिर्फ आपको पोर्चुगीज के बारे में बता रही हूँ कि पोर्चुगीज ने यहाँ पर जो है वो इंडिया में कैसे यहाँ पर रूल करा है। ठीक है। गोवा के अंदर ये सारी चीजें बीजापुर से शुरू करते करते इन्होंने आगे काफी ज्यादा अपने आप को जो है यहाँ पर बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर अपना पैसा और स्रोत किस तरीके से रखे, इकट्ठा करने की चीजें इन्होंने कैसे बनाई थी अपनी। देखो भाई, इन्होंने यहाँ पर जो है भारतीय जहाजों से कई तरीके से पैसा वसूलते थे, जिसमें एक होती थी कार्टरेज व्यवस्था। इसमें क्या होती थी कि भारत के जितने भी जहाजों के कप्तान होंगे, उनको गोवा के वाइसराय से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब जाकर के वो अपने जहाज को वहां पे खड़ा कर सकते हैं। और जो मालाबार और कोंकण तट है, मालाबार कौन सा है, मालाबार है हमारा केरल वाला रीजन, और कोंकण कहाँ का है, गोवा का है ना। गोवा मेरी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना कोंकणी, तभी तो गोवा महाराष्ट्र में मर्ज नहीं हुआ। उन लोगों की डिमांड थी कि कोंकणी लैंग्वेज को हम लुप्त नहीं होने देंगे, तभी तो गोवा अलग आज राज्य है एक। तो वहां पर सबसे ज्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था, हम लोग बाहर भेजते थे। आप जानते हैं ना कि ये भारत स्पाइसेस के लिए जाना जाता है। तो उत्तर पश्चिम भारत से जो टाफ्टा, ये एक प्रकार का कपड़ा होता है, चिट्स, इस तरीके से पुर्तगाली यहाँ से ले जाया करते थे। जट्टा मासी बंगाल से लाया जाता था। तो इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ से इकट्ठा करके वहां पे ले जाया करते थे। और भारत से पुर्तगालियों का व्यापार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मात्र काली मिर्च की खरीद के लिए संयुक्त व्यापार संघ ने 17,000 करोड़ जो है यहाँ पर भारत को प्रतिवर्ष भेजने का निर्णय भी ले लिया था। तो इस तरीके से धीरे धीरे करते करते पुर्तगाली फ्लैंडर्स, जर्मनी और इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, ये सब चीजें जो है वस्तुएं भारत में लाते थे। और ढाले हुए सिक्के, ये सब चीजें भी यहाँ पर लेके आया करते थे। और फिर जो है यहाँ पर भारत में अगले यहाँ पे वाइसराय आते हैं, नीनो दा कुन्हा। पहले कौन आए, सबसे पहले आपको मैंने बताया, सबसे पहले यहाँ पर 1505 से लेकर के 1509 तक यहाँ पर कौन थे, फ्रांसिस्को डा अल्मीडा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एल्बर्क्यू, और तीसरा नीनो दा कुन्हा करके यहाँ पे लोग आने शुरू हुए। फिर इसके बाद अकबर और पुर्तगालियों की बात करें अगर, तो पहली बार जो है यहाँ पर अकबर जो थे, उन्होंने, अकबर का रूल कितने से कितने तक का था, 1556 से लेकर के 1605, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती। तो अभी इस इनके समय में है ना पुर्तगाली ही है अभी। तो यहाँ पर पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों जो है उन सबसे मिले थे यहाँ पर, जब उन्होंने 1572 में कैम्बे जो रीजन है उसका दौरा करके आए थे। सो अकबर ने 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी भेजने का भी निवेदन किया था। और अकबर के निवेदन पर यहाँ पर 28 फरवरी को 2 पादरी, कौन कौन आए थे, रिडोल्फो एकाविया और एंटीनियो मॉन्सेंट, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी सबको पता है ना, अकबर ने ही बनवाई थी। वो यहाँ पर आए थे और 1583 में वापस लौटते हैं। तो इससे सवाल क्या बनेगा, लिखो इस चीज को आप लोग, 2 पादरियों के नाम लिखिए, रिडोल्फ वकाफिया और एंटीनियो मॉन्सेरेट, याद रखिएगा। और अकबर ने फिर दूसरे मिशन के लिए 1590 में भी इनको बुलाया था, जो वापस 1592 में वापस जाती है। तीसरा मिशन 1595 में बुलाया गया था। ठीक है। मिशनरीज ना तो अकबर और ना ही उनके लोगों को ईसाई में परिवर्तित कर सके। फिर उसके बाद जब अकबर की डेथ हुई, तो आप लोग जानते हैं अकबर के बेटे जहांगीर यहाँ पर आते हैं। जहांगीर ने लाहौर में एक भव्य और विशाल
चर्च का एक कोलिजियम यहाँ पर तैयार किया था और यहाँ पर जो है उनको अलाउ कर दिया था कि आप यहाँ पर इसको पादरी आवास जो है, जो पादरी का मतलब प्रीस्ट जो होते हैं, फादर होते हैं, उनके साथ यहाँ पर आवास के साथ बनाए रखने की उन्हें अनुमति दे दी थी। फिर 1608 में, 1608 1605 में आ गए थे ना अकबर, सॉरी जहांगीर, तो 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्थान आयोजित किए गए थे और पादरियों को पुर्तगाल जितनी ही कार्य की स्वतंत्रता भी दे दी गई थी। और फिर ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत में सूरत में आते हैं। वो यहाँ पर जहांगीर से ये प्रार्थना लेकर के उनके लिए उपहार भी लेके आए थे, जो जहांगीर ने स्वीकार भी कर लिया था और हॉकिंस को बहुत अच्छे से स्वागत किया था। हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसको 30,000 वेतन पर 400 का मनसबदार, यहाँ जॉब भी दे दी थी उन्होंने। तो पुर्तगाली आगंतुकों को रोकने में असमर्थ व्यक्ति हॉकिंस ने सन 1611 में मुगल दरबार छोड़ दिया था। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार वो पर्सन जो कि इंडिया में आए थे, ब्रिटिश के पर्सन, ब्रिटिश पूछता है अगर, तो वो आए थे विलियम हॉकिंस। पहले पर्सन यहाँ पर जो आए थे वो थे विलियम हॉकिंस। किससे परमिशन लेकर के आए थे, अभी मैं बताऊंगी ये सारी चीजें यहाँ पर आपको। अभी हम धीरे धीरे इसको पढ़ते जाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर 1632 को हुगली पर और पुर्तगालियों के कब्जे को 3 माह पश्चात ही समाप्त कर दिया गया था। फिर पुर्तगाली धीरे धीरे पतन होने लग गए। क्यों हुआ, इसके काफी ज्यादा कारण भी थे। देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि पुर्तगाल जो है वो स्पेन की तरफ ज्यादा जुड़ गया था और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी पतन होने लग गया। 1858 में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, हार गए ये लोग। पुर्तगाल के जो अंदरूनी मामले थे वो कमजोर थे। गवर्नर जनरलशिप उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। हाँ, एल्बर्क्यू बहुत स्ट्रांग थे पर नीनो दो कुन्हा उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। और जो वहां का सम्राट था पुर्तगाल का, वो निरंकुश मामले में था। और यहाँ पर जो है धर्म के मामले में अगर हम बात करें तो कई स्थानों पर उन्होंने ऐसी कोशिश की थी कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की थी। तो इस प्रकार से जो पुर्तगाली हैं उनका यहाँ पर धीरे धीरे दबदबा कम होता गया। प्लस यहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो है ना, वो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल ही उनका था, क्या कहते हैं उनको, हम ब्रिटेन का, अभी हम पढ़ेंगे उसको भी। अब यहाँ पर डच का आगमन होने लगता है। जैसे स्पेन का पतन होता है तो जो पुर्तगाली शक्ति है वो धीरे धीरे बिखरने लगती है। और ये बात जब डचों तक पहुंचती है तो उन्होंने कोशिश करी कि भाई क्या करें यहाँ पर, अब हम यहाँ पर खुद का यहाँ पर एम्पायर इकट्ठा करना शुरू कर दें। तो भारत में कौन एंटर करती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच लोग कहाँ के लोग होते हैं, डच लोग होते हैं नीदरलैंड्स के, है ना। नीदरलैंड्स का पुराना नाम क्या था, हॉलैंड। ठीक है, वहां के लोगों को, वहां की वो लैंग्वेज होती है उनकी डच, इसलिए यहाँ पर ये लोग आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो लोग यहाँ पर आना शुरू करते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर स्थापना होती है। ये वाणिज्य कमर्शियल रूप में इन्होंने बनाया था, जो कि यहाँ पर आने आए थे, जिसमें पहले पर्सन थे कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। लिखो, वहां पे लिखा था ना आपने फ्रांसिस्को डा अल्मीडा पोर्चुगीज के, इनके भी यहाँ पर लिखो कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। 1596 में यहाँ पर आते हैं और 1602 में, लिखो इस चीज को, 1602 में इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट होता है। 20 मार्च 1602 में पहली ये जो है इनकी जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भारत वर्ल्ड की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। ठीक है, और फिर उन्होंने यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी रखा नाम, जिसको ऐसे लिखते हैं, ये मुझे भी पढ़ना नहीं आता है प्रॉपर्ली क्योंकि डच लैंग्वेज नहीं आती ना मुझे। तो इसमें उन्होंने यहाँ पर अपनी बनानी शुरू करी थी। उसका लोगो इन्होंने कुछ ऐसा रखा था, मैं बना देती हूँ, ये वीओसी है ना, ये वीओसी है फुल फॉर्म। तो ये वीओसी के रूप में इन्होंने यहाँ पर इसको नाम रखा था। और फिर जो है धीरे धीरे करते करते ये कॉर्नवेलिस डो हॉटमैन भी आए थे और इन्होंने यहाँ पर पुर्तगाली की सत्ता को चुनौती दी। उनके जितने भी यहाँ पर बस्तियां थी, व्यापारिक केंद्र थे, वहां पर उनको स्थापना करने की कोशिश की। भारत में आए, भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तट भाग, पश्चिमी तट, यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज लगानी शुरू करी। जैसे पहली फैक्ट्री, फटाफट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1605 लिखो, मसूलीपट्टनम। 1605 में इन लोगों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री बनाई है वो कहाँ है, मसूलीपट्टनम। और मसूलीपट्टनम जिसको हम मछलीपट्टनम भी कहते हैं, कभी अगर आपको मछलीपट्टनम मिले तो एक ही बात है, कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, लिख लो इसको। और पुलिकट, 1610 में पुलिकट, पुलिकट लेक भी सुनी होगी आपने। 1616 में सूरत, आप लोग ये जानते हैं, सूरत गुजरात में। विमलिमपट्टनम, करिकल, कराईकल
कोचिन, इन सब में इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई। इनका लिस्ट बना लो फटाफट से। फिर धीरे धीरे करते करते इन्होंने यहाँ पर अम्ब्यूना, मेमासाला द्वीप, श्रीलंका, ये सब जीतना शुरू किया। ये भारत में नहीं है, ठीक है। मलक्का, ये सारी जगह इन्होंने यहाँ पर जीतनी शुरू करी। ये भारत के बाहर की जगह है। और फिर 1632 तक आते आते हुगली का जो रीजन है वेस्ट बंगाल का, वहां पे पुर्तगालियों को डचों ने फिर हटाना शुरू कर दिया। 1658 में श्रीलंका से डचों को जो है हटाया गया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे तंजौर रीजन पे नागापट्टनम में जो है डचों ने पुर्तगालियों को यहाँ पे हरा के उनसे खुद जीत गए यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है ये होने लगा। लेकिन फिर जो है धीरे धीरे यहाँ पर संघर्ष हुआ, किसके साथ? उनका अंग्रेजों के साथ, ब्रिटेन के साथ। यहाँ पर क्या हो रहा था? मलक्का, कोलंबो, इन सब जगह डच ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, तो पुर्तगाली जो है यहाँ पे वो डाउन होने लग गए। लेकिन अभी भी अंग्रेजों का वहां पे जो है वो अभी भी वर्चस्व था। तो यहाँ पर 3 एंग्लो डच युद्ध यहाँ पे लड़े जाते हैं, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो जाती है। और 1717 में यहाँ पर जो है, जब मुगलों की तरफ से व्यापारिक फरमान मिल जाता है, तो डच यहाँ पर पीछे हो जाते हैं और ब्रिटेन यहाँ पे आगे बढ़ने लगता है। सो फाइनली यहाँ पर जो है 1759 में बैटल ऑफ बेदारा, बेदारा की युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें अंग्रेज जो है वो जीत जाते हैं और डच यहाँ पे हार जाते हैं। जिसमें डच की जो महत्वाकांक्षाएं थी भारत पे राज करने की, वो चकनाचूर हो जाती हैं। और धीरे धीरे जो है डच सिर्फ और सिर्फ द्वीपों तक सिमट के रह जाता है। और एक्चुअली में यहाँ पर जो है राज कौन करने लगते हैं? अंग्रेज लोग। वो भी हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। डच यहाँ पे क्यों पतन हो जाते हैं? क्योंकि डच का जो अधिकार है वो उतना ज्यादा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे रहा? वो द्वीपों तक रहा, क्योंकि अंग्रेजों ने आगे शामिल नहीं होने दिया ना। डच की जो कंपनी थी अपनी, जो मैंने अभी सिंबल भी बनाया था, वीओसी, उसको राष्ट्रीय अधिकारिता थी। लेकिन जो डच कर्मचारी में अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारी थे, उनको यहाँ पर जो है वो ज्यादा नेतृत्व करना आता नहीं था। तो यहाँ पर यूरोप में जो है उन्होंने अपनी शक्ति खो दे दी। और समुद्र पर अधिकार खोने के बाद यहाँ पर इन्होंने जो है डच को धीरे धीरे पतन होने लग गया। और फाइनली फिर यहाँ पर अंग्रेज आते हैं, जो कि आप जानते हैं, महारानी एलिजाबेथ जो है यहाँ पर वो चार्टर देती है। 1600 में यहाँ पर फरमान जारी किया जाता है, जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में उठाया गया था, जब महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनी को पूरब की ओर यहाँ पे जाने का अधिकार प्राप्त करवा दिए थे। स्टार्टिंग में ये अधिकार कितने वर्षों का था? सिर्फ 15 वर्षों का, जिसने उन्होंने मई 1609 में एक दोबारा सा नया चार्टर प्राप्त करके उसको अनिश्चित काल के लिए कर लिया कि भाई कितने भी समय तक राज करो। उनको तो सिर्फ पैसों से ही मतलब था कि भाई जितना मर्जी देर राज करो, जितना मर्जी यहाँ पर राज करो, कुछ भी करो, ठीक है। और अंग्रेजी कंपनी की एक खास महत्वता ये थी कि उनका संगठन बहुत ही सिंपल सा था, जिसमें 24 निवेशक थे, जिसका नाम पहले क्या था? जॉन कंपनी, जॉन एंड कंपनी का नाम रखा गया था। तो शुरुआत में तो उन्होंने सिर्फ कोशिश ये की थी कि हम मसाले का व्यापार करेंगे, और सबसे ज्यादा जिसमें इंडोनेशिया से काली मिर्च और ये सब चीजें जो है वो उन्होंने रखा था। लेकिन धीरे धीरे करते करते उन्होंने बहुत ज्यादा विस्तार करने की कोशिश की। और यहाँ पे कौन आते हैं? सबसे पहले विलियम हॉकिंस 1609 में जहांगीर के पास पहुंचते हैं कि भाई सूरत में हमें कारखाने खोलने की अनुमति दे दो। लेकिन उस समय 1609, मैंने बताया ना, अभी पोर्चुगीज थे इस समय, उन्होंने तो ये चीज चाहिए नहीं कि भाई, उनको पता था कि अगर ये रह गए इधर तो ये तो हमें भी पीछे पछाड़ देंगे। तो उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया उस चीज को, और जहांगीर मान गया भाई। जहांगीर ने कहा ठीक है भाई, जो चल रहा है ठीक है, जो है यहाँ पर उन्हीं को करने दो। तो फाइनली फिर इनको मना हो जाता है। लेकिन 1615 में यहाँ पर सर थॉमस रो आते हैं, जिनको यहाँ पर ये जो है अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है। 1619 तक वहीं रुके थे वो। और फिर यहाँ पर जो है धीरे धीरे करते करते उनको विशेष अधिकार मिलने लग गए, और उन्होंने इस चीज को स्थापित कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है? इन सब के जस्ट बाद ही उनका व्यापार बढ़ने लगता है। जैसे इन्होंने पहले सूरत में, मसूलीपट्टनम में, अहमदाबाद, भरूच, इन सब में यहाँ पर इन्होंने कारखाने खोलने शुरू करे। और 1622 में अंग्रेजों ने ओमुर्जपुर पर भी कब्जा कर लिया। और धीरे धीरे करते करते विजयनगर का, जो तमिलनाडु का रीजन है, वहां पे उन्होंने बढ़ना शुरू किया। और इन्होंने सेंट जॉर्ज, सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मद्रास के अंदर है यहाँ पर ये सेंट जॉर्ज का जो किला है, वो इन्होंने यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया। आप लोगों ने सबने सुना है ना, सेंट जॉर्ज, यहाँ पर स्कूल भी है बहुत ज्यादा। तो सेंट जॉर्ज जो है यहाँ पर चेन्नई में इन्होंने ओपन कराया था। चेन्नई के अंदर स्टार्ट करवाया इन्होंने ही बनवाया था। 1640 में इसको बनवा दिया था। और आज के समय पता है क्या है? ये फोर्ट आज के समय में जो तमिलनाडु की विधानसभा है ना, उसके रूप में यूज किया जाता है। यही होता है बदला, है ना।
चलो आगे फिर क्या हुआ। 1661 में ब्रिटेन के जो सम्राट थे चार्ल्स सेकंड, इन्होंने पुर्तगाल की राजकुमारी जो है उनसे यहाँ पर शादी कर ली, और कैथरीन के साथ। राजकुमारी का नाम भी मैं बता देती हूँ, कैथरीन था, जिसमें उनको दहेज में यहाँ पर मुंबई का टापू मिल गया था, और चार्ल्स ने इसे 10 पौंड वार्षिक के रूप में यहाँ पर इकट्ठा किया था। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय है वो सूरत से बम्बई शिफ्ट कर दिया गया था, और धीरे धीरे सर चार्ल्स ऑक्सीडन, जेरोल्ड ऑर्गियर, ये सब यहाँ पर जो है वो यहाँ पर राज करने के रूप में आने लगे। फिर इन्होंने जगह चुनी, कौन सी, सबसे इंपॉर्टेंट जगह चुनी इन्होंने, कलकत्ता। क्यों चुनी इन्होंने कलकत्ता? क्योंकि वहां पर जो है इनको एक बार पहले तो इनवाइट किया गया था, इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इनवाइट किया था, और फाइनली यहाँ पर जो है वो इनविटेशन के बाद पहुंच भी जाते हैं। और 1700 ईस्वी में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंट और परिषद के अधिकार में यहाँ पर उनको ही मिलना शुरू हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे कंपनी जो है वो अपने आप को बढ़ाती गई, उड़ीसा में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोरामंडल, इन सब चीजों को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में करने लगी। और फिर यहाँ पर एक फारूक सियार थे, जो कि औरंगजेब के बाद यहाँ पर काफी बाद आते हैं। फारूक सियार, इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, 1717 में यहाँ पर फारूक सियार ने शाही फरमान जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अलग से विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं। क्या बोला इन्होंने? कि कंपनी जो है वो कलकत्ता और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र है वहां पर राजस्व वसूली कर सकती है, टैक्सेशन को ले सकती है। 10,000 रुपए सालाना राशि यहाँ पर दी भी जाएगी, कि एवज में सूरत के सभी करों से उनको यहाँ पर मुक्ति मिल जाएगी। 10,000 रुपए वो यहाँ पर सालाना राशि देंगे, और कंपनी को यहाँ पर बिना किसी शुल्क को दिए बंगाल को यहाँ पर मुक्त रूप से व्यापार, फ्री ट्रेड करने की यहाँ पर अग्रीमेंट मिल गई, जिसके रूप में उनको क्या करना था, कंपनी को यहाँ पर जो है 30,000 रुपए की रकम जो है वार्षिक रूप से देनी थी। ठीक है। मुंबई में जो है यहाँ पर कंपनी के सिक्के जो है यहाँ पर उनको वैधता, उनको यहाँ पर अलाउ कर दिया गया, और कंपनी के हैदराबाद के पुराने विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए उनको वहां पर भी करों में छूट दे दी गई। तो इस तरीके से ये चीज बढ़ी यहाँ पर आके आते आते, और फिर एंड तक आते आते आप लोग जानते हैं कि उनका यहाँ पर जो कंट्रोल है वो बढ़ता गया, और फाइनली फिर यहाँ पर लास्ट पावर भी आती है फ्रांस। लुई 14 का रूल चल रहा था फ्रांस के अंदर। उन्होंने यहाँ पर जो है यहाँ पर एक उनका दल जो है फ्रांसिस कॉरिन के नाम की अध्यक्षता में 1667 में यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन ये आएगा आपसे, 1668 में इस दल ने पहली बार अपना कारखाना कहाँ स्थापित करा? सूरत में। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और 1669 में फ्रांसीसियों ने भारत में यहाँ पर मसूलीपट्टनम जो है ना वहां पे किया। अब मसूलीपट्टनम मैंने आपको बताया ना, काफी सारी जगह हो गई यहाँ पर। और 1672 में उनके जो एडमिरल डे हैं उन्होंने गोलकोंडा के सुल्तान सेंथीम को से जो है वहां पर उनको छीन लिया, और धीरे धीरे करते करते उन्होंने यहाँ पर पुडुचेरी जो है उसको भी यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया। तो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर उन्होंने इसको भी ऑब्टेन कर लिया, और फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में ये पौंडीचेरी का विकास आरंभ हुआ। इन्होंने पौंडीचेरी, अब देख लो ना कैसे पौंडीचेरी इनके पास गया, इसी प्रकार से गया यहाँ पर। और फिर फ्रांसीसी कंपनी ने यहाँ पर जो है क्या करा, वित्तीय स्थिति यहाँ पर बेहद कमजोर थी फ्रांसीसी कंपनी की, लेकिन 1720 में इसके पुनर्गठन के पश्चात कंपनी की स्थिति थोड़ी थोड़ी बेहतर होने लगी। फिर यहाँ पर उन्होंने मॉरिशस को अपनाया, फिर उन्होंने पौंडीचेरी को यहाँ पर और ज्यादा करने की कोशिश की, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉर्नेटिक वॉर्स लड़ने शुरू हो गए थे। अब ये कार्नेटिक वॉर्स क्या चीज होती है? देखो, कॉर्नेटिक वॉर्स जो है ये बेसिकली कार्नेटिक एरिया है, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिश आए हैं और यहाँ पर फ्रांस आए, दोनों का यहाँ पर क्या कोशिश थी? दबदबा बनाने की। दोनों की एक ही चाहत थी कि दबदबा बनाना। तो दबदबा बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं ये लोग। अब यहाँ पर ये डिसाइड होता है इस वॉर के थ्रू कि किस तरीके से यहाँ पर करा जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ये कंफ्यूजन है कार्नेटिक क्या चीज है, तो मैं ये बता दूं, कार्नेटिक जो है यहाँ पर ये जगह का नाम है कोरामंडल के रीजन में। ठीक है। जो फर्स्ट यहाँ पर जो युद्ध लड़ा गया था, पहला कार्नेटिक वॉर, जो कि 1740 से लेकर के 1748 के बीच में लड़ा गया था, इस युद्ध में यहाँ पर कर्नाटक के नवाब जो है उनको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो ये वॉर जो है इधर शुरू हुआ था, ऑस्ट्रिया की यहाँ पर लड़ाई चल रही थी, उनके बीच में यहाँ पर शुरू हुआ था। तो हुआ क्या था, यहाँ पर फ्रांसीसी शक्ति जो है
पूरे समय तक हावी ही रही थी पहले। लेकिन यहाँ पर ये सुनो, इसको लिखोगे आप लोग, 1740 में ऑस्ट्रिया जो है उसका क्या उत्तराधिकारी है, उसके लिए यहाँ पर यूरोप में लड़ाई चल रही थी। क्योंकि यूरोप में अंग्रेजी फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, तो इसका प्रभाव यहाँ भी देखने को मिला। और उस समय जो है पौंडीचेरी में जो है उनका मेन रोल होता था, फ्रांसीसी के गवर्नर थे डुप्लेक्स। और यहाँ पर मद्रास में जो उनके गवर्नर थे वो थे मोर। ठीक है, सेंट थोम भी यहाँ पर थे जो कि लड़ रहे थे इधर। तो हुआ क्या फाइनली, यहाँ पर उनके बीच में यहाँ पर लड़ाई हुई इस पूरे रीजन में। और फाइनली इस पूरे रीजन में एक नदी है सेंट थोम, और रिवर का नाम है रिवर अदायर। लिख लीजिए, रिवर का नाम है रिवर अदायर। और यहाँ पर रिवर अदायर के चलते यहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई, एक्स ला शपेल। एक्स ला शपेल ये यहाँ साइन नहीं हुई है, ये एक्स ला शपेल साइन हुई है ऑस्ट्रिया के वहां पर। तो ऑस्ट्रिया में इस ट्रीटी को साइन किया गया, और जिसके तहत यहाँ पर यूरोप और भारत में जो युद्ध चल रहा था वो यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आता है कि भाई आर्मी अगर डिसिप्लिन होगी तो यहाँ पर काफी हद तक वो चीजों को संभाल सकती है। तो ये कोशिश इन लोगों ने यहाँ पर करी इस चीज के लिए। और फिर यहाँ पर सेकंड कार्नेटिक वॉर होता है। अभी भी ब्रिटिश और फ्रेंच में राइवलरी खत्म तो हुई नहीं है, चाहे फर्स्ट भी हो गया, लेकिन पीस खास मजा नहीं आया, पीस अच्छा चला नहीं हुआ। पता है क्या था, हुआ कुछ ऐसा था कि मैं आपको यहाँ पे स्टोरी पूरी समझा रही हूँ, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 1748 के अंदर, 1748 में जो निजाम उल मुल्क थे, ये दक्कन के यहाँ पर गवर्नर थे, वो यहाँ पर डेथ हो जाती है उनकी। तो अब क्या होगा, अब उस रीजन के अंदर, दक्कन के रीजन में ब्रिटिश और फ्रांस दोनों यहाँ पर कर रहे होते कि भाई हमारा आएगा, हमारा आएगा। तो जो डुप्लेक्स थे फ्रांस के गवर्नर, उन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई आप जो है अब यहाँ पर मैं ही रहने वाला हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज के चलते यहाँ पे लड़ाई करी। ठीक है, तो ये जो मेन यहाँ पर लड़ाई शुरू हुई थी फर्स्ट वाली, वो इसी रीजन की वजह से यहाँ पर शुरू हुई थी। और अंग्रेजों ने यहाँ पर बोला कि हैदराबाद का जो नारिंजन और कर्नाटक में अनवरुद्दीन, इनका साथ देना शुरू किया। और फ्रांसीसियों ने बोला कि नहीं, जो चंदा साहिब है वो यहाँ पर जो है वो होने चाहिए। ठीक है, इन्होंने इनका साथ दिया। तो यहाँ पर जो है फ्रांसीसी सेना को शुरुआती हार मिली, और डुप्ले के राजनीतिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या हुआ, 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया और उनकी जगह गोडहयू को यहाँ पर भेज दिया गया। तो यहाँ पर ये जो है पूरी तरीके से हार जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सी बैटल लड़ी जाती है, इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ अम्बूर। ये तमिलनाडु के वेल्लोर का जो एक किला है उसके पास लड़ी जाती है 1749 में। नवाब के यहाँ पर बहुत जल्दी खत्म हो गई थी लड़ाई, मतलब बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। फिर यहाँ पर लास्ट होता है तीसरा कार्नेटिक वॉर। तीसरा कार्नेटिक वॉर यहाँ पे क्यों होता है, इसको हम बैंडी वॉश की बैटल भी कहते हैं, प्लीज इसको लिखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी बैटल है ये, बैटल ऑफ बैंडी वॉश। ये क्या होता है, 1758 से 63 के समय तक ये बैटल रहती है। यहाँ पे होता क्या है कि इधर जो यहाँ पर फ्रांसीसी सरकार थी, उन्होंने यहाँ पर जो उनके सेनापति थे काउंट डी लॉनी, उनको यहाँ पर भेजा था, क्योंकि अंग्रेज जो है वो उनका वर्चस्व यहाँ पे बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे ब्रिटेन जीत जाता है, बिल्कुल जीत जाता है। ब्रिटेन की जो पर्सन थे आयरे कूट, वो यहाँ पे जीत जाते हैं। और जो फ्रांस की आर्मी थी लेली के अंडर, वो यहाँ पर हार जाते हैं। तो और यहाँ पे क्या होता है, लेली जो है वो सर्वप्रथम ब्रिटिश की बस्ती फोर्ट सेंट डेविस पर यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो जो कूक थे, ये मैंने बताया ना, कूक यहाँ पर आयरे कूक, कूक वो यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और फाइनली यहाँ पर इसका रिजल्ट ये आता है कि 1763 में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में पेरिस में एक संधि हो जाती है। संधि के बाद दोनों के बीच में संघर्ष समाप्त होता है। पौंडीचेरी, चंद्र नगर, ये जो चंद्र नगर आज ये मर्ज हो गया है वेस्ट बंगाल में, इन सबको फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन ये बोला गया था कि फ्रांसीसी कभी भी भारत में अब सेना नहीं रख सकते हैं। और ये था, इस तरीके से फाइनली ये जीत जाते हैं। इंग्लिश क्यों जीत पाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश में ना जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था ना वो बहुत कम था। ब्रिटिश में गवर्नमेंट उतना कंट्रोल नहीं कर रही थी, लोगों अपने हिसाब से कर रहे थे, उनकी नेवी बहुत अच्छी थी।
और ब्रिटिश के पास फंड्स भी बहुत ज्यादा थे और उनके जो कमांडर्स थे वो बहुत सुपीरियर थे, जैसे कि आयरेकूट, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन जबकि फ्रांस के पास तो सिर्फ एक ही था, कौन था? डुप्लेक्स, और कोई था ही नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये शुरुआत होती है और फाइनली लास्ट तक आते आते यहाँ पर कौन आते हैं? डेन्स। कौन है पर्सन? डेन्स। डेन्स यहाँ पर, डेन्स कौन से लोग होते हैं? डेनमार्क के। तो डेनमार्क में यहाँ पर आता है 1616 ईस्वी में वो लोग आते हैं। 1620 में यहाँ पर वो बैंकॉक, तमिलनाडु में शुरू करते हैं अपना कारखाना। और वो भी यहाँ पर मिशनरी गतिविधियों के लिए सबसे ज्यादा आते हैं। उनकी यही कोशिश थी कि भाई हम लोगों को क्या देना है यहाँ पर, हम लोगों को अपना क्रिश्चियन धर्म को यहाँ पर प्रमोट करना है। तो यही सब चीजों के ऊपर ये सपोर्ट कर रहे थे कि बस क्रिश्चियन धर्म को मुझे प्रमोट करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे करते करते जो डेन्स है वो भी यहाँ से चले जाते रहे हैं। और उसके बाद जो पोर्चुगीज थे, मैं आपको ये पॉइंट बता दूं, पोर्चुगीज जो थे उनको यहाँ पर जाना जाता है कि उन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या किया है? हमें टोबैको सिखाया है, हमें पाइनएप्पल की खेती सिखाई है, हमारे इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के आए हैं। ठीक है, पाइनएप्पल इज अनानास। तो ये सब जो है चीजें इन्होंने हमें सिखाई है। तो आप ये फैक्ट्स भी नोट कर लीजिए कि जो पोर्चुगल है, पुर्तगाली लोग, उन्होंने भारत को ये सारी चीजें सिखाई हैं। तो ये आप लोगों से सवाल किया जा सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई।